हेलो डियर स्टूडेंट, एएसपी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और प्लांट पैथोलॉजी 12th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हमारी बात चल रही थी और उसमें जैविक कारकों के बारे में और अजैविक कारक जो हैं, जो मुख्य रूप से जो पैथोजन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। और इस पैथोजन के साइकिल के अंदर मैं बात करना चाहूँ तो 2 पैथोजन हमने कंप्लीट कर लिए हैं जो प्लांट के अंदर डिजीज़ उत्पन्न करते हैं, और उनमें से मैंने फंजाई को डिटेल से आपको पढ़ा दिया है और उसके बाद में मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया है। आज एक नया अपने प्लांट पैथोजन है जिसको अपन माइकोप्लाज्मा के रूप में भी देखते हैं, जिसको हम फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोप्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बैक्टीरिया को मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट आपको अच्छे से डिस्कस किया है, जो आपकी किताब के अंदर है। किताब की थ्योरी को जो आपकी किताब की थ्योरी को है थोड़ा सा उसको ईजी बना के आपको मैंने समझाया है, फंजाई समझा दिया है, और जितनी भी टर्मोलॉजी है, हिस्ट्री हैं, प्लांट पैथोलॉजी है, उनकी डेफिनेशन आपको मैंने समझा दी है। आज हमारा जो पैथोजन चलने वाला है उस पैथोजन में मैंने बात की थी कि आप फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में, फाइटोप्लाज्मा के बारे में और एल्गी के बारे में। जितने भी आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो टुडे आर लेक्चर अबाउट दिस फाइटोप्लाज्मा। और सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि फाइटोप्लाज्मा होते क्या हैं, दैट इज़ पैथोजन के रूप में कैसे काम करते हैं, क्या क्या जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें, कैसे ये अपनी प्रतिक्रियाएं दर्शाते हैं, रोग कैसे उत्पन्न करते हैं, कैसे अपनी फंक्शनल एक्टिविटी दर्शाते हैं प्लांट के प्रति, किस तरीके से ये इनकी प्रेजेंस ऑफ पाई जाती है, जितना भी आवास हैं, जितने भी इनकी जो जिस तरीके से ये प्लांट से योग करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन एक एक लाइन टू लाइन अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे, हम मेरे प्यारे बच्चों आप भी कोशिश करोगे कि इन चीज़ों में अपन को अच्छे से समझने के साथ साथ आपको हैंड राइट नोट्स लिखने हैं। आप कॉपी पेन अपने पास रखिए, जो चीज़ मैं बोली जाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही आपको लिखना होगा। और मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो थ्योरी का हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फाइटोप्लाज्मा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और फाइटोप्लाज्मा आपको दिखाई दे रहा है, फाइटो 2 शब्द से मिलकर बना होता है, एक तो फाइटो और एक प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब सूक्ष्म, फाइटो का मतलब अपन प्लांट देख रखते हैं, प्लाज्मा का मतलब प्लाज्मा। तो इनके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। और एक इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई दे रही है, पीछे फाइटोप्लाज्मा की संरचना दिखाई दे रही है। तो आज की क्लास में अपन फाइटोप्लाज्मा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फाइटोप्लाज्मा के बारे में डिस्कस करने से पहले इसकी अपन बात करें कि इसकी जो डेफिनेशन होती है क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में भी आना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए। सारी चीज़ें कैसे समझ में आनी चाहिए? सारी चीज़ें ये आनी चाहिए समझ में कि आपको डिटेल से इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि फाइटोप्लाज्मा के बारे में सन 1967 में जापानी वैज्ञानिक थे एक डोई और उसके सहयोगी। यानी कि आपने देखा होगा कि इसके अंदर अपन बात करें तो 1967 में जापानी वैज्ञानिक थे। एक तो डोई थे, एक का नाम था डोई नाम था, और उसके सहयोगी, यानी कि डोई एट एल का मतलब होता है, एट एल का मतलब होता है उसके सहयोगी, उसके साथी, उसके मित्रगण। 1967 में बताया कि माइकोप्लाज्मा जैसे सूक्ष्म एकोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को उन्होंने माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि एमएलओ नाम दिया। फाइटोप्लाज्मा को सबसे पहले एक जापानीज वैज्ञानिक थे 1967 के अंदर, ध्यान से सुनना, अपनी लैंग्वेज में आप लिखना है आपको नोटबुक के अंदर। जापानीज वैज्ञानिक था, उसका नाम था डो और एट एन एल डोई एंड एट एल मतलब डोई और उसके सहयोगियों ने यह बताया कि माइकोप्लांट में रोग उत्पन्न करने वाली एक सूक्ष्म संरचना होती है जिसे माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा गया। माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव नाम दिया उसने। और यह बताया कि एक सूक्ष्म जो पादपों में जीवाणु के साथ साथ फंगस के साथ साथ एक और सूक्ष्म जीव संरचना, बहुत छोटी बारीक, यानी कि अपन बात करें एक सूक्ष्म जीव होता है जो पौधों में रोग उत्पन्न करता है। और उन्होंने डॉय एंड उसके सहयोगी ने बताया कि यह माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव होता है, यानी कि कहने का मतलब माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। और उन्होंने ये नाम दे दिया। और 1994 में
अकुंडलित नॉन हेलिकल एमएलओ को नाम दिया, नॉन कुंडलित, ध्यान रखना। उसके बाद में ये बता दिया उसने, माइकोप्लाज्मा बता दिया, सूक्ष्म जीव है जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को उन्होंने माइकोप्लाज्मा सदृश्य जीव, याद रखना, माइकोप्लाज्मा सदृश्य जीव। देखो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एमएलओज, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एमएलओज लिखते हैं, नाम दिया। लेकिन 1994 में अकुंडलित, ध्यान रखना, कुंडलिन का मतलब होता है कुंडलन, ऐसे कुंडलन, लेकिन ये तो अकुंडलित है, बिना कुंडलिन है, तो अकुंडलित नॉन हेलिकल एमएलओ का नाम दिया, यानी कि बदलकर इसे फाइटोप्लाज्मा कर दिया गया। यानी कि एक माइकोप्लाज्मा को ही फाइटोप्लाज्मा कहा जाता है, ये समझाना चाहता है ये पूरी लैंग्वेज। ये कह रहा है कि सबसे पहले माइकोप्लाज्मा की खोज करने वाले वैज्ञानिक जापानीज वैज्ञानिक थी, 1967 में डोय और एट एल ने खोज की। उन्होंने कहा कि एक सूक्ष्म जीव होता है, जीवाणु और बैक्टीरिया के, कवक और बैक्टीरिया के अलावा एक सूक्ष्म जीव और होता है जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं और माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। लेकिन 1994 में यह भी फिक्स किया गया कि नॉन हेलिकल एमएलओ होता है। ये कैसा होता है, नॉन, इसमें क्या होता है, कुंडलन नहीं पाया जाता, इसमें क्या नहीं पाया जाता, कुंडलन नहीं पाया जाता, इसलिए अकुंडलित होता है, इसलिए इसको नॉन हेलिकल एमएलओ नाम बदलकर, नॉन हेलिकल यानी कि एमएलओ का नाम बदलकर इसको फाइटोप्लाज्मा नाम रख दिया गया। और फाइटोप्लाज्मा नाम कब रखा गया, 1994 के अंदर इसको फाइटोप्लाज्मा नाम रख दिया गया। और इसकी खोज कब की गई थी, 1967 में इसको देखा गया था और खोज की गई थी डॉय और एट एल, उनके सहयोगियों ने, उन्होंने नाम दिया था माइकोप्लाज्मा लाइक जीव। इसका नाम बदलकर इसको फाइटोप्लाज्मा कब रखा गया, 1994 में। अब समझ में आ गया, ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई। और नेक्स्ट अपन बात करें परिभाषा के बारे में, बात करें परिभाषा के बारे में, देखें तो हम इसको किस तरीके से समझेंगे। परिभाषा में एक पर्टिकुलर, मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, पहले थ्योरी पढ़ो, फिर थ्योरी को पढ़ने के बाद में मैं कंप्लीटली आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा थ्योरी को। फिर उस थ्योरी को मैं डायग्राम के बेस पे आपके माइंड को चेक करने के लिए, मेंटलिटी आपको बताने के लिए कि आपके जो मैं बता रहा हूं वो इमेज आपके माइंड के अंदर फिक्स हो जाए, जिससे आप एग्जाम में मैं बात करूं तो आप थ्योरी रूप से बेटर प्रैक्टिस कर सको। आपको इमेज याद रहेगी तो निश्चित रूप से आप खुद भी थ्योरी बना सकते हो। तो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की ज्यादा कोशिश करूंगा, अपनी लैंग्वेज में बताने की ज्यादा कोशिश करूंगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। आपको स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है, देखो कैसे, कि परिभाषा के बारे में अपन देखें। आपने देख लिया कि प्यारे रसगुल्लो आपने देखा, प्यारे बच्चों आपने देखा, और मेरे प्यारे शेर शेरनियों जो भी हैं, मैं सभी को प्यारे बोलता हूं। तो याद रखना, मैंने पहले बताया था कि फाइटोप्लाज्मी जो होता है एमएलओ नाम दिया डोय और एट एल ने 1967 में, कि एक सूक्ष्म जीव और होता है जो रोग उत्पन्न करता है और वो माइकोप्लाज्म सदृश्य जीव होता है। उसमें इसका नाम बदल दिया और वो नॉन हेलिकल होने की वजह से उस एमएलओ से नाम बदलकर उसको फाइटोप्लाज्मा नाम दे दिया 1994 में। ये मैंने आपको पहली वाली स्लाइड के अंदर बताया था। कोई कंफ्यूज नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज याद करने की है। देखो इसमें सबसे पहले कि पौधों के फ्लोएम, सबसे पहले पौधों में फ्लोएम कहां होती है। पहली बात ये फ्लोएम वाली बात देखो, एक प्लांट होता है, इस प्लांट के स्टेम वाले भाग में सहवनी उत्तक पाए जाते हैं। सहवनी उत्तक जो होता है यानी कि खनिज लवणों का ले जाना और लाने का काम, खनिज लवणों का ले जाना और लाने का काम, बाहर से नीचे की तरफ लाने का काम, और उन्हें वेसिकुलर टिश्यू कहते हैं, सहवनी टिश्यू कहते हैं। और वो होते हैं, एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो वेसिकुलर टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है, यानी परमानेंट होते हैं, हमेशा के लिए रहते हैं। जाइलम और फ्लोएम सहवनी उत्तक होते हैं। और ये फ्लोएम समझ में आ गया कि फ्लोएम पाया जाता है एवं कीटों में रहने वाले रात्रि रहित, अपन बात करें, एक कोशिकीय अकुंडलित प्रोकैरियोटिक, नॉन हेलिकल प्रोकैरियोटिक, ध्यान रखना, नॉन हेलिकल, कुंडलन नहीं पाया जाता है, अकुंडलित होते हैं। सूक्ष्म जीवों को फाइटोप्लाज्मा कहते हैं।
कहन है, यानी कि कहते हैं। कहन है का मतलब कहते हैं। यानी कि आपको मैं मेरी लैंग्वेज में बताऊं डियर स्टूडेंट्स, तो फाइटोप्लाज्मा अबाउट इज डेफिनेशन, परिभाषा, कि ये पौधों के फ्लोएम और कीटों में रहने वाले एक कोशिकीय अकुंडलित प्रोकैरियोटिक नॉन हेलिकल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं। देखो कहां पर एक तो पौधों की जो स्टेम होती है, और स्टेम के अंदर क्या पाया जाता है, स्टेम यानी तना, और इस तना में पाया जाता है एक तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में नहीं होगा, ये फ्लोएम के अंदर, एक तो फ्लोएम के अंदर एवं कीटों में, और एक इंसेक्ट जो होता है, कीट जो होते हैं, कीट के अंदर रहने वाला नॉन कीट के अंदर और फ्लोएम के अंदर रहने वाला एक कोशिकीय अकुंडलित, बिल्कुल सिंगल सेल से बना होगा, एक ही कोशिका से बना होगा, सिंगल सेल से बना होगा, एक कोशिकीय अकुंडलित प्रोकैरियोटिक। याद रखना कौन सी सेल्स में आएगा, ये याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल्स में आएगा। फाइटोप्लाज्मा किस में आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आएगा, यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं आएगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय अकुंडलित नॉन हेलिकल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लाज्मा कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, फाइटो। अब आपको सर डेफिनेशन कैसी लिखनी है कि सर हमें पूछ ले कि मुख्य रूप से जो फाइटोप्लाज्मा है वो कहाँ प्रेजेंस होता है मुख्य रूप से, तो इंसेक्ट और प्लांट्स के फ्लोएम वाले भाग में। और प्लांट्स का फ्लोएम कौन सा, वेसिकुलर टिश्यू होते हैं, जो परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट के स्टेम वाले भाग में, तने वाले भाग में। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, तो फ्लोएम के अंदर ही प्रेजेंस रहते हैं। तो इन याद रखना, इन्हें नॉन हेलिकल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, जो अकुंडलित और एक कोशिकीय होते हैं। अकुंडलित, नॉन हेलिकल का मतलब अकुंडलित, और एक कोशिका यानी कि सिंगल कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फाइटोप्लाज्म कहते हैं। और इनका कोशिका का औसत व्यास ध्यान रखना, इस कोशिका का औसत व्यास ध्यान रखना कितना होता है। यदि इस कोशिका का औसत व्यास देखें, इस कोशिका का औसत व्यास देखें, औसत व्यास के बारे में बात करें, तो इस कोशिका का औसत व्यास होता है 200 से 800 नैनोमीटर, 200 से 800 नैनोमीटर होता है। ध्यान रखना कितना होता है, 200 से 800 नैनोमीटर होता है। अब मेरी बात कुछ समझ में आ रही है आपको? मेरी बात यदि समझ में आ रही है तो आपको पता है, समझ में एक बार आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं समझ में आई तो एक बार वापस रिपीट कर दूंगा। टेंशन ना लेने का, टेंशन देने का है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। तो यानी कि इस कोशिका का जो सिंगल सेल अकुंडलित, देखो कुंडलित होती तो डीएनए कुंडलित होता है, डबल हेलिक्स ऐसे होता है, कुंडलन में होता है ऐसे डीएनए, आपने देखा होगा, डीएनए को देख लो, डीएनए कुंडलित हेलिकल संरचना होती है। नॉन हेलिकल का मतलब बिल्कुल गोलाकार है, कुंडलन नहीं पाया जा रहा है, तो ये नॉन हेलिकल प्रोकैरियोटिक, और अपन बात करें एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसको फाइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसका जो व्यास होता है इस कोशिका का 200 से 800 नैनोमीटर, बहुत छोटी औसत व्यास देखे, नैनोमीटर सबसे छोटी इकाई जो अपने आंखों से दिखाई भी नहीं दे। लेबोरेटरी में अपन देखे हैं तो इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, वो भी ज्यादा आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जब जाके ये दिखाई देता है। यानी कि 200 से 800 नैनोमीटर होता है इसका व्यास। फाइटोप्लाज्म अत्यधिक बहुरूपी पीलियोमॉर्फिक होते हैं, जो एक त्रिस्तर वाली कोशिका झिल्ली, ट्रिपल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फाइटोप्लाज्मा जो होता है बहुरूपी होता है, बहुत रूपों में पाया जाता है। बहुरूपी का मतलब रूप बदलता रहता है। जैसे इसमें ट्रिपल लेयर्ड अनसेल मेम्ब्रेन, अपन ट्रिपल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें, और कई फाइटोप्लाज्मा में सिंगल लेयर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, अधिकतर में ट्रिपल लेयर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनकी कोशिकाओं में द्विसूत्रीय डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए और 70 प्रकार के राइबोसोम इत्यादि होते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये हैं, इस पूरी लैंग्वेज में मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट वाली लाइन में ये कह रहा है
कि इसमें डीएनए भी पाया जाता है, इसमें आरएनए भी पाया जाता है, और इस प्रोकैरियोटिक होने की वजह से इसमें 70S प्रकार के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक होने की वजह से इसमें 70S प्रकार के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। अब मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये कहना चाहता है इस पूरे इसमें कि जो प्रेजेंस होती है फाइटोप्लाज्मा वो मुख्य रूप से कीटों के अंदर, और जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो स्टेम वाला भाग होता है उसमें वेसिकुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जिसमें फ्लोएम वाले भाग में, और एक उसकी अकुंडलित प्रोकैरियोट नॉन हेलिकल प्रोकैरियोट की सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें फाइटोप्लाज्म कहते हैं, और इनका जो व्यास है, आकार है, 200 से 800 नैनोमीटर का होता है, और इसमें बहुरूपी संरचना होती है, अपना रूप चेंज करके कर रहता है। और इसमें अपन देखें तो ट्रिपल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होती है, 3 स्तरों से घिरी हुई सेल मेम्ब्रेन होती है, 3 स्तरों से घिरी हुई, और इनकी कोशिकाओं में डीऑक्सी डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। यानी कि अपन बात करें 2 लेयर, डबल स्ट्रैंड का मतलब द्विसूत्रीय डीएनए होता है, तथा इसमें आरएनए भी होता है, और इसमें 70S प्रकार का क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो इस सारी चीज को मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। ये फाइटोप्लाज्मा का डायग्राम है, ये फाइटोप्लाज्मा का क्या है, डायग्राम है। तो फाइटोप्लाज्मा का डायग्राम आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, फाइटोप्लाज्मा का डायग्राम। और यहां पे लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कोशिका झिल्ली। देखो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, यहां से देखो फ्लोएम में पाया जाता है, कीटों में रहने वाला एक कोशिकीय अकुंडलित प्रोकैरियोटिक नॉन हेलिकल सूक्ष्म जीव, जिसको फाइटोप्लाज्म कहते हैं। ये रहा फाइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका जो औसत व्यास मैंने बताया था कि इसका जो औसत व्यास होता है 200 से 800 नैनोमीटर होता है, ये भी चीज याद हो गई। इसके अंदर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो 1, 2 और 3 लेयर्ड सेल वाल अनुपस्थित होती है, ध्यान रखना, इसमें सेल वाल नहीं होती, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और 3 लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, 3 स्तरों से घिरी हुई। पहला स्तर मैंने देखो काउंट कर दिया 1, ये बीच वाला 2 और लास्ट वाला 3 लेयर्ड इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय। देखो यहां पे लिखा कोशिका झिल्ली कैसी पाई जाती है, त्रिस्तरीय पाई जाती है। कोशिका झिल्ली कैसी पाई जा रही है, त्रिस्तरीय। उसके बाद में इसके अंदर ये आरएनए पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, आरएनए। तो ये आरएनए पाया जाता है, मैंने बोला और क्या पाया जाता है, इसमें आरएनए भी पाया जाता है। और आरएनए और डीएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अलग अलग प्रकार के आरएनए होते हैं, आरआरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए हो गया, है ना, और राइबोसोमल आरएनए जिसको अपन बोलते हैं मैसेंजर हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया। अलग अलग प्रकार के आरएनए होते हैं, तो इसमें आरएनए भी पाया जाता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है। ध्यान रखना, आरएनए और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। आपको पता है कि किसी भी कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ कौन से होते हैं, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो इसमें दोनों प्रेजेंस है, आरएनए और डीएनए। तो फाइटोप्लाज्मा में जेनेटिक आपको पूछे कि फाइटोप्लाज्मा में मैं बात करूं तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है या आरएनए। तो डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और डबल स्ट्रैंड इसमें डीएनए होता है। देखो ये डबल स्ट्रैंड, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। और ये डीएनए कौन सा है, डबल स्ट्रैंड कुंडलित डीएनए है, दो स्ट्रैंड है, एक ऊपर एक नीचे। जैसा डीएनए आप देखते हो वैसा द्विकुंडलित वर्ताकार इसमें क्या है, डीएनए दिखाई दे रहा है। और प्रोकैरियोटिक होने की वजह से राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S प्रकार का होता है और एक 80S प्रकार का होता है। इसमें 70S प्रकार का क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्यों है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब इस सारी लैंग्वेज को मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप आराम से एक बार लैंग्वेज पढ़ लीजिए, डायग्राम को देख लीजिए, को रिलेटेड कर लीजिए दोनों को, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें फिक्स हो जाए और आप अपनी लैंग्वेज में इस पर समझ सके, लिख सके।
आगे अपन बात करें, सारा डायग्राम समझ में आ गया। कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय, 3 लेयर पाई जाती है। डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये देखो आपको बीच में दिखाई दे रहा है। आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम, ना तो सेल में सेल वॉल पाई जाती है, ना कोई कोशिकांग पाया जाता है। 2 जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए, 70 इस प्रकार का राइबोसोम, और ना सेल वॉल होती है, त्रिस्तरीय सेल मेम्ब्रेन होती है, और इनसे मिलकर क्या बना होता है, फाइटोप्लाज्मा या एमएलओ जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, एमएलओ बोला जाता है। ऐसा डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन बात करें इसके बारे में, और आगे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में अपन डिस्कस करें। इनकी वर्दी के लिए स्टेरोल की आवश्यकता होती है। देखो ये वर्दी के लिए इसे क्या चाहिए, इनकी वर्दी के लिए इन्हें स्टेरोल चाहिए। क्या चाहिए, स्टेरोल की आवश्यक होती है। ये परपोषी पादप प्लांट कोशिका के फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में, कौन सी नलिकाओं में, चालनी नलिकाओं में, ध्यान रखना। चालनी नलिकाएं जो होती हैं छानने वाली, आपने देखा होगा कि जो फ्लोएम होती है, फ्लोएम, ये जाइलम होता है, ये फ्लोएम होती है। इस फ्लोएम के अंदर एक नलिकाएं पाई जाती है, एक नलिकाएं पाई जाती है, नलिकाएं जो होती है जो छानने का काम करती है, जिन्हें चाननी नलिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, चाननी नलिका। चाननी नलिका होती है, और ये चाननी नलिका क्या होती है, इस तरीके से बिल्कुल छिद्र होते हैं बारीक बारीक, और ये फ्लोएम में पाई जाती है। ये चाननी नलिकाओं में ये क्या रहते हैं, उपस्थित रहते होते हैं, और इनकी वर्दी पर टेट्रासाइक्लिक नामक प्रतिजैवी का असर होता है। इनकी वर्दी पर याद रखना टेट्रासाइक्लिक नामक प्रतिजैवी का असर होता है, परंतु ये पेनिसिलिन प्रतिरोधी होते हैं। ये अविकल्पी परजीवी ओब्लिकेट पैरासाइट्स होते हैं। ध्यान रखना, ये ओब्लिकेट पैरासाइट्स के पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि ये कौन से होते हैं, अविकल्पी। इसीलिए तो मैंने पहले आपको शब्दावली कंप्लीट करवाई। शब्दावली इसलिए कंप्लीट करवाई कि आपको पता रहे कि ओब्लिकेट पैरासाइट्स क्या होता है, होस्ट क्या होता है, होस्ट प्लांट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको काम में आने वाले आगे, इसीलिए पहले मैंने आपको शब्दावली करवाई है। जिसको प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर उगाया जा सकता। देखो ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, और इस ओब्लिगेट पैरासाइट्स को कृत्रिम माध्यम से आप लेबोरेटरी में उगा सकते हैं, यानी कि एक कृत्रिम रूप से आप फाइटोप्लाज्मा बना सकते हैं। नेचुरली रूप से तो आपको पता ही है फाइटोप्लाज्मा आपको या माइकोप्लाज्मा दिखाई देता है, लेकिन आप यदि चाहो तो लेबोरेटरी में प्रयोगशाला के अंदर एक कृत्रिम रूप से तैयार कर सकते हो। क्या आप एमएलओ तैयार कर सकते हो। फाइटोप्लाज्मा के लिए नया कैंडिडेट्स यानी कि कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा यानी कि कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मर प्रतिपादित किया गया है। कैंडिडेट फाइटोप्लाज्मर प्रतिपादित किया, जिसको संक्षिप्त में फाइटोप्लाज्मा लिखते हैं। इस वंश को डोमेन बैक्टीरिया संघ फर्मिक्यूटस, संघ कौन सा होता है, फर्मिक्यूटस, तथा वर्ग कौन सा होता है, मोलिक्यूट्स के अंतर्गत रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिनको प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम से उगाया जा सकता है। और फाइटोप्लाज्मा के लिए नया वर्ड यूज किया गया। नया वर्ड कौन सा है, कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा। जो भी कृत्रिम रूप से उगाएंगे उन्हें कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। प्रतिपादित किया गया, जिसको संक्षिप्त में यदि हम फाइटोप्लाज्मा लिखते हैं, जिनको संक्षिप्त में अपन क्या लिखते हैं, फाइटोप्लाज्मा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फाइटोप्लाज्मा लिखते हैं। और इस वंश के डोमेन याद रखना, इसका जो डोमेन होता है वो बैक्टीरिया संघ कौन सा होता है, फर्मिक्यूट्स होता है। वर्ग कौन सा होता है, मोलिक्यूट्स होता है, के अंतर्गत रखा गया है। के अंतर्गत क्या किया गया है, रखा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा मैं बात करूं तो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा विश्व में लगभग 1000 पादप प्रजातियों में रोग उत्पन्न किया जाता है।
फाइटोप्लाज्मा के द्वारा विश्व में लगभग 1000 पादप प्रजातियों में रोग उत्पन्न किया जाता है। और फाइटोप्लाज्मा में होने वाले प्रमुख पादपों में रोग में आपको मैं बता देता हूं, फाइटोप्लाज्मा द्वारा विश्व में लगभग 1000 पादप प्रजातियों में रोग उत्पन्न किया जाता है। फाइटोप्लाज्मा से होने वाले प्रमुख पादप रोग, ध्यान रखना, बैंगन का छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये किससे होता है? एमएलओ से होता है। और इसको वेक्टर का काम कौन करता है? लीफ माइनर। लीफ माइनर इसमें वेक्टर का काम करता है। लीफ माइनर जो होता है इसमें वेक्टर का काम करता है। तिल का फाइलोडी, तिल का सेसमियम फाइलोडी, गन्ने का ग्रासी प्रोहर रोग, ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन, ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब होते हैं एमएलओ की वजह से। फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोग इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए भी एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। फाइटोप्लाज्मा के द्वारा विश्व में लगभग 1000 पादप प्रजातियों में रोग उत्पन्न किया जाता है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रोग जो चर्चा में हैं, जो इंपॉर्टेंट रोग जो क्या है चर्चा में है, और उनमें प्रमुख पादपों के रूप में एक तो बैंगन का छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बार बार पता नहीं कितने कॉम्पिटिटिव एग्जामों में से यहां से क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल में जो काजल एजेंट है या पैथोजन है वो कौन सा है? जीवाणु है, फंजाई है, फाइटोप्लाज्मा है, या अपन बात करें नन ऑफ दीज है। फाइटोप्लाज्मा को ही एमएलओ कहा जाता है। फाइटोप्लाज्मा एमएलओ एक ही बात है, याद रखना। तो ये किसके द्वारा होते हैं? ये फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, एमएलओ के द्वारा होता है। उसके बाद में तिल का फाइलोडी तिल का फाइलोडी देखें अपन, तो इस तिल का फाइलोडी जो देखें, तिल का फाइलोडी किसके द्वारा होता है? सेसिमिन फाइलोडी, वो भी एमएलओ की वजह से होता है। गन्ने का ग्रासी प्रोहर रोग यानी कि ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन, ये भी इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये भी किसके द्वारा होती है? एमएलओ के द्वारा होती है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट डिजीज मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट अपन बात करें साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी बात करेंगे। अपन किसके बारे में बात करेंगे? एक छोटी सी चीज है, बहुत बार पूछी जाती है, आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में भी कुछ सूक्ष्म जीवी हैं। फाइटोप्लाज्मा कंप्लीट मैंने आपको बढ़ा दिया है, फाइटोप्लाज्मा के बारे में डिटेल आपको मैंने बता दी है, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं याद करना है। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं रिवाइज करके नोट्स बनाते रहना, मेरी लैंग्वेज को पकड़ के उसके नोट्स बनाते रहो, डायग्राम बनाते रहो, और कुछ इसके उदाहरण इंपोर्टेंट डिजीज आपको एक पेज में फाइटोप्लाज्मा यानी कि एक पेज सफिशिएंट है फाइटोप्लाज्मा के लिए। एक चीज और बार बार आपको एग्जामों में पूछी जाती है, और एग्जाम में आद्य जीवाणु या आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया किसे कहते हैं? देखो, ये एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, और इसमें आपको मैं डायग्राम के माध्यम से मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा। आद्य जीवाणु ये एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो अत्यंत कठिन आवासों के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर्की बैक्टीरिया बहुत डिफिकल्ट जगह जहां होती है, जैसे अधिक लवणीय क्षेत्र हो, डिफिकल्ट ये तो है क्योंकि वो अधिक लवणीय क्षेत्र है, डिफिकल्ट है। हेलोफाइट्स जिसको बोलते हैं, हेलोफाइट्स जहां पर लवणीयता ज्यादा होती है उसे, जहां लवणीयता में उगने वाले प्लांट्स को हेलोफाइट्स कहते हैं। जो पादप लवण के अंदर, जैसे समुद्र के किनारे पर ज्यादा, देखो एक बार ये जेट में अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये समुद्र हैं और इस समुद्र के, अब देखो समुद्र या कोई झील है, लवणीय झील है, जैसे लवणीय झील के सांबर झील आ गई, सांबर झील क्या लवणीय झील है, सांबर में लवण ज्यादा घुले हुए हैं। तो इस लवणीय झील के अगर किनारों पर, बाहर की तरफ किनारों पर पौधे उगे हैं तो वो लवणीय पादप होंगे, ध्यान रखना, वो लवणीय पादप कहलाएंगे, यानी कि हेलोफाइट प्लांट कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? हेलोफाइल्स यानी कि हेलोफाइट्स प्लांट कहलाएंगे। कभी भी लवणीय पादप अपन प्लांट, जो लवणीय प्लांट्स है वो समुद्र, उसी सांबर झील के अंदर नहीं उगेंगे, उनके किनारों पर लवण जमे होते हैं और वहां पर वो ग्रो होकर उगते हैं, तो वो फाइटोप्लाज्म के प्लांट्स कहलाते हैं। यदि आप बात करें सर कि पानी के अंदर ही उग रहे हैं,
पानी के अंदर ही उग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को हम हाइड्रोफाइट प्लांट कहते हैं। जैसे वेलसनेरिया आ गया, जलकुंभी हो गई, ये सारे हाइड्रोफाइट प्लांट कहलाते हैं, जो कहां पे उग रहे हैं? जल के अंदर उग रहे हैं। उसके बाद में मरुस्थल की जगह जहां पर पानी की मात्रा बहुत कम है, फिर भी वो आराम से उग जाते हैं, उनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। जैसे बबूल अपन बात करें, बेर भी बहुत अपन बात करें उग जाता है, झाड़ियां जो होती है वो, तो वो मरुस्थलीय प्लांट्स कहलाते हैं, जिनको जीरोफाइट्स प्लांट कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स प्लांट कहते हैं। तो तीनों टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। जीरोफाइट्स प्लांट जो सूक्ष्म जगह पर, मरुस्थलीय जगह पर जहां पर पानी नहीं होता है फिर भी ग्रो हो जाते हैं, उन्हें जीरोफाइट्स प्लांट कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स प्लांट जो पानी के अंदर उगते हैं, और हेलोफाइट्स प्लांट जो खारे पानी की झीलें होती है या तालाब होते हैं या समुद्र होता है उसके किनारों पर जो उगे होते हैं, किनारों पर जो उगे होते हैं वो लवणीय अपन बात करें हेलोफाइट्स प्लांट कहलाते हैं। तो अधिक लवणीय जगह है तो एक कठिन आवास है उसका, तो ध्यान रखना। अधिक लवणीय क्षेत्र है, गर्म झरनों के अंदर थर्मोफिल्स जो होता है अम्लीय क्षेत्रों में, अवायवीय वातावरण में पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की नहीं बनी होती हैं। बैक्टीरिया की, जीवाणु की कोशिका भित्ति सबसे हार्ड लेयर होती है और उसमें बीच में फूलकर वो कैप्सूल का निर्माण करती है। जितने भी पैथोजन हैं, उन जितने भी पैथोजन में सबसे ज्यादा हार्ड लेयर किसकी है प्यारे बच्चों? सबसे ज्यादा हार्ड लेयर होती है बैक्टीरिया सेल्स की। किसकी होती है? बैक्टीरिया सेल की। ना भूलेंगे ना सोचेंगे, अब की बार एग्जाम पार करेंगे। यानी कि ना भूलेंगे, जो रसगुल्ले वाले सर ने जो बताया है, ना तो भूलेंगे ना कुछ अपन ना समझेंगे, केवल एग्जाम में लिख के आएंगे। हाँ, तो ध्यान रखना है आपको। यानी कि मैंने जो चीज आपको बताई है इंपॉर्टेंट चीज है, भूलेंगे नहीं। किसने पढ़ाया है? आपके छेना रसगुल्ले वाले सर ने पढ़ाया है। तो यदि हम कठिन परिस्थितियों में अपन बात करें, एक ऐसा बैक्टीरिया, देखो समझने की कोशिश करना, बैक्टीरिया सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन एक आर्की बैक्टीरिया अलग डोमेन है, अलग तरीके का बैक्टीरिया है, जो डिफिकल्ट जगह पर, सरल जगह पर नहीं, जैसे कि यहां अपने यहां भी ग्रो कर गया, सामान्य जगहों पर भी ग्रो कर गया, लेकिन जहां पे डिफिकल्टी है, जहां पर परेशानियां हैं, जहां पर हर लोग सरवाइव नहीं कर सकते, हर बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता, वहां पर आर्की बैक्टीरिया सरवाइव करता है। यानी कि कठिन आवासों के अंदर, डिफिकल्ट हैबिट्स के अंदर वो वहां पर अपनी पूरी प्रतिक्रियाएं करता है। ऐसे बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। चाहे अम्लीय क्षेत्र हो, चाहे लवणीय क्षेत्र हो, चाहे गर्म ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह हो, गर्म झरने हो, हर जगह पर अवायवीय, जहां पर वायु वाला वातावरण नहीं हो, वायु की प्रेजेंटता नहीं हो, वायु उपस्थित नहीं है, अवायवीय वातावरण हो, उन सभी जगह पर आर्की बैक्टीरिया क्या कर लेता है? ग्रोथ कर लेता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सर क्वेश्चन कैसे आएगा यहां से? निम्न में से उस बैक्टीरिया को बताओ जो कठिन आवासों में, जैसे जहां पर अधिक लवणीय क्षेत्र हो, अधिक अम्लीय भूमि हो तथा गर्म तापमान वाले क्षेत्रों में भी वो आसानी से उग जाते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया कहलाते हैं? पहला ऑप्शन होता है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन आता है फाइटोप्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन आता है आर्की बैक्टीरिया, चौथा ऑप्शन आता है वायरस। अब आपको मैंने क्या बताया, और भी ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में तो आर्की बैक्टीरिया ही ग्रो कर सकता है, और की बस की बात नहीं है, तो आप ऑप्शन टिक कर दोगे। इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिड, देखो सामान्य देखिए तो कोशिका भित्ति जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूरिन की बनी होती है, एक हार्ड लेयर जो होती है उस पर। लेकिन आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। कठिन वातावरण के साथ साथ एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है कि स्यूडोम्यूरिन, ध्यान रखना, स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। ध्यान रखना, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, जो इनको प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायक होती है। यानी कि बात तो समझ में आ रही है आपके? ये घुमा घुमा कर अपन को चक्रवाय में फंसाना चाहता है। ये कह रहा है कि ये जो कठिन परिस्थितियों में कैसे ग्रो कर जाता है, इसका एक ही कारण है, यदि कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती तो ये सिंपल वातावरण में रहता, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति जो हार्ड लेयर होती है
वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, स्यूडोम्यूरिन। और स्यूडोम्यूरिन ऐसी हार्ड लेयर होती है, ऐसी हार्ड लेयर, ऐसा अपन बात करें एक प्रकार के शर्करा कुछ भी मान लीजिए, जो कठिन परिस्थितियों में रहने में उसमें सहायता प्रदान करती है। और इसका मेन रीजन क्या है? स्यूडोम्यूरिन। ध्यान रखना क्या है? स्यूडोम्यूरिन। जो इनको प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायक होता है, जैसे मेंथोजन यानी कि अपन बात करें मेंथोजन जीवाणु मुख्यतः दलदल तथा गाय और भैंस की आंतों में पाया जाता है। बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है और बार बार गलत करके आते हो। मेंथोजन अपन बात करें तो एक सिंपल मेथोनोजन जो है, मेथोनोजन है, ये जीवाणु है, एक प्रकार से आर्की बैक्टीरिया है, जो दलदल, ध्यान रखना, दलदल के अंदर वायु कहां से जाएगी? जो दलदल कीचड़ होगा, जहां पर कीचड़ के अंदर ना वायु ना हवा जारी है, और वो दलदल में लवणीय मृदा भी हो सकती है, अम्लीय मृदा भी हो सकती है। और भैंस की आंतों के अंदर, अब भैंस की आंतों में कहां से हवा जाएगी, कहां से वहां पर टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता जाएगा, और बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति होती है ना भैंस के हाथ में, लेकिन एक जीवाणु रहता है वहां ग्रो करता है, मेथोजन जीवाणु, जो डिफिकल्ट आवास रहता है। और ये किसमें पाया जाता है? भैंस की आंतों में और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। याद रखना, मेथोजन जीवाणु गोबर में मीथेन गैस उत्पादन के लिए भी उत्तरदायक है। और मेथोजन जीवाणु जो होता है वो मीथेन गैस का निर्माण करने में भी मुख्य सहायता निभा करता है। तो ये मेथोजन जो एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, यही आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि डिफिकल्ट परिस्थितियों में ग्रो कर पाता है, डिफिकल्ट आवास में रह पाता है, उन्हें आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। और आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल मेथोजन बताओगे, जो भैंस की आंत में दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। और गोबर गैस जब भी अपन बनाते हैं तो जीवाणु गोबर में से मीथेन गैस बनाने में भी कौन सा जीवाणु, जो आर्की बैक्टीरिया जो मीथेन गैस बनाने में, CH4 गैस बनाने में मुख्य उत्तरदायित्व होता है, वो मेथोजन जीवाणु होता है, मेंथोजन जीवाणु होता है, मेंथोजन जीवाणु होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से अपन देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया का डायग्राम को भी आपको एग्जाम के अंदर शो करके आना है। देखो, बैक्टीरिया का वैसा डायग्राम आपको दिखाए, फ्लैजिला लगा हुआ है, कसाबिका लगी हुई है, सिंगल एक गुच्छ की कसाबिका लगी हुई है, सिंगल यानी कि सिंगल कसाबिका लगी हुई है, एक सिंगल लेयर के अंदर कसाबिका लगी हुई है। देखो, फ्लैजिला जिसको बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं। अंतर क्या है? अंतर है कोशिका भित्ति का। अंतर क्या है? कोशिका भित्ति का। ध्यान रखना, मेनली अंतर क्या है? कोशिका भित्ति का है। अब देखो, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म, और हार्ड लेयर पाई जा रही है, वो कौन सी है? सेल वाल। सेल वाल जो है वो कौन सी लेयर है? हार्ड लेयर वे है। कैप्सूल संपुटिका पाई जा रही है, फूलकर, मैंने आपको पहले बैक्टीरिया में बता दिया था। सेल वाल पाई जा रही है। ये वाली अंदर वाली क्या पाई जा रही है? अंदर वाली जो सारी है ये सेल वाल है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर वाली, ये देखो, ये वाली जो कोशिका है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियोटाइड और डीएनए बीच के अंदर पाया जा रहा है। डीएनए क्या पाया जा रहा है? बीच के अंदर पाया जा रहा है। एक स्पष्ट रूप से देखो, ये आपको धागे नुमा कुंडलित अवस्था दिखाई दे रही है, ये डीएनए पाया जा रहा है। राइबोसोम पाया जा रहा है, बिल्कुल इसमें साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, सेल वॉल और फ्लैजिला पाया जा रहा है, कैप्सूल और पाइलिस, छोटी छोटी बारीक जो संरचना होती है ये पाइलिस कहते हैं, जिसको अपन पाइलिस, मैंने आपको पहले भी बताया था। पाइलिस जो होती है एक अपन बात करें बिल्कुल बारीक बारीक संरचनाएं होती हैं, और सेल वॉल होती है और फ्लैजिला होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज आर्की बैक्टीरिया के बारे में बता दी। डायग्राम में भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या स्क्रीनशॉट नहीं भी ले सकते हो तो एक बार इसको आप आराम से पढ़ लो। 2 मिनट 1 मिनट आप दिमाग के अंदर रियलाइज करोगे तो आराम से समझ में आएगा। आगे चले अपन, आगे की बात करें, और आगे एक और होता है साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया आपको इस तरीके से दिखाई देता है, एक स्पष्ट डायग्राम दिखाई दे रहा है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करें तो नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजियो को अब साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और सिम्बायोसिस क्रिया भी करती है साइनोबैक्टीरिया। लाइकेन जो आपने सुना होगा, लाइकेन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसमें शैवाल ही तो काम में आती है और साइनोबैक्टीरिया काम में आता है।
तो एक बैक्टीरिया, आप आर्की बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया से ये एक जैसे लग रहे हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया डोमेन लगा हुआ है, तो हमारे को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? तो कंफ्यूज वाली बात नहीं है, साइनो बैक्टीरिया एक शैवाल है, नाम अलग दे दिया साइनो बैक्टीरिया, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, एक प्रकार का शैवाल है, एल्गी है, लेकिन ये इसकी काम बैक्टीरिया जैसा होता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मिक्सअप कर दिया गया साइनो बैक्टीरिया। देखो सबसे पहली बात मैं बात करूं तो नील हरित शैवाल ब्रूगली एल्गी जो है बीजियोगोब साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। याद रखना क्या है, यह एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं जिनमें पर्णहरित ए के अतिरिक्त फाइकोसाइनिन वर्णक होता है। इनमें पर्णहरित तो पाया जाता है, पर्णहरित के साथ साथ फाइकोसाइनिन वर्णक भी पाया, पर्णहरित क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, और क्लोरोफिल ए का सूत्र याद रख लेना, मैं बताऊंगा आगे। तो ये एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं जिनमें पर्णहरित ए के अतिरिक्त फाइकोसाइनिन वर्णक होता है, और अधिकांश साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। देखो लाइकेन बताया, वहां पर भी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पादप को नाइट्रोजन देता था और उसके बदले में पादप से वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च लेता था, तो दोनों एक दूसरे से जीवन यापन करते थे सहजीवी के रूप में। ये एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी, ध्यान रखना, एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषण करेंगे क्योंकि प्रकाश संश्लेषण इसलिए करेंगे कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव, इसके क्लोरोफिल के अतिरिक्त इसमें फाइकोसाइनिन वर्णक होते हैं, और अधिकांश सारे जितने भी हैं साइनोबैक्टीरिया केवल उनका एक ही काम है वायु वातावरण से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में प्लांट के नोड्यूल्स पर जैसे दलहनी फसलों में फिक्सेशन करते हैं, आपको पता है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को प्लांट्स के अंदर फिक्सेशन कर लाना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। इसमें उदाहरण ध्यान रखना, एनाबीना और नोस्टॉक एक प्रकार से साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण हैं, एनाबीना और नोस्टॉक यह क्या है, एक प्रकार से इस तरीके से, ये इसमें देखो क्लोरोफिल पाया जाता है हरे कलर का, और यहां पे सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, और ये थैलेकोइड्स पाए जा रहे हैं। इस तरीके से एक सिंपल डायग्राम मैंने आपको बताया है, ये एक डायग्राम आप आराम से देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए। अब अपन बात करने वाले हैं, अगला अपना है वायरस के बारे में, वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे, और वायरस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि वायरस आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वायरस क्या आ जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वायरस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो वायरस इंपॉर्टेंट चीज है, और वायरस यदि आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वायरस क्या होता है, वायरस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो वायरस आपको अच्छे से समझ में आने के लिए सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करता हूं, और कम से कम 10 मिनट चीजों का, इनकी बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद में अपने इस टॉपिक पे चलने वाले हैं, क्योंकि यदि हमारे पास टाइम है तो हम हर चीज को एक बारीकी से, डीपली तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वायरस अलग अलग रूप में, ह्यूमन वायरस होता है, प्लांट वायरस होता है, अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन अपन एक ही शब्द लिखते हैं, वायरस, विषाणु, जिसको अपन नाम से भी बहुत खतरनाक होता है। और वर्तमान समय में अपन बात करें तो एक प्रकार से एक ऐसा वायरस, कोविड-19 के बारे में अपन बात करें, कोविड वायरस के बारे में अपन बात करें, तो पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक जानलेवा के रूप में बना हुआ है, और पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व में यह परेशानी का एक छोटा सा पार्टिकल, नैनोमीटर भी उसकी औकात नहीं है। जब उसकी साइज के बारे में अपन देखें तो इतना छोटा पार्टिकल पूरे विश्व के अंदर अपना आतंक फैला रखा है, हर किसी को डरा रखा है, हर किसी को अंदर रहने के लिए मजबूर कर देता है, उसको एक जगह लॉक होने के लिए मजबूर कर देता है। देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, देश में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, हाय हुल्ला हो जाता है, हॉस्पिटल कंप्लीट भर जाते हैं। उसके बाद में भी वायरस कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। फर्स्ट वेव आ गई, सेकेंड
सेकेंड वेव, अब थर्ड वेव, यानी कि हम बात करें उसका अलग अलग रूपों में बदलना, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार वो ढलना, या अपन बात करें तो एक प्रकार से विषाणु है। लेकिन आज हम प्लांट के सापेक्ष विषाणु के बारे में बात करेंगे कि प्लांट में विषाणु क्या उत्पन्न करते हैं, विषाणु क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, प्लांट्स में भी ये विषाणु जो हैं रोग उत्पन्न करते हैं, कैसे करते हैं। तो एक सबसे नॉन पार्टिकल अपन बात करें बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा वायरस, वायरोइड्स। वायरस का दूसरा रूप होता है वायरोइड्स। तो इस विषाणु जो होता है बहुत खतरनाक चीज होती है, और ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का गुण पाया जाता है इसमें। ये कहीं पे भी जाएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फटाफट इसमें इफिशिएंसी होती है फैलने की, फटाफट ये रोग उत्पन्न कर देता है, मल्टीप्लिकेशन गुणन का गुण पाया जाता है। और वायरस को देखें अपन तो वायरस का कंट्रोल करना भी बहुत हद तक अपन देखें तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो, क्योंकि इसमें हर कोई भी वेक्टर का काम करने लग जाता है। खुद मनुष्य अपन कोविड-19 में देखें तो लोगों को लॉक क्यों किया गया था, क्योंकि मनुष्य खुद ह्यूमन है ना, वेक्टर का काम कर रहा था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और इतने छोटे पार्टिकल्स की हमें दिखाई भी ना दे, माइक्रोस्कोप से भी ना दिखाई दे, और ऐसे पार्टिकल जो अपन मास्क लगाते हैं उसके अंदर से भी प्रवेश कर जाते हैं, इन्हें वायरस कहते हैं। और वायरस अपना जेनेटिकली कोड, आनुवांशिक पदार्थ, इनमें म्यूटेशन पाया जाता है, इनमें उत्परिवर्तन पाया जाता है, और परिवर्तन होता रहता है बार बार। इसमें जेनेटिक मटेरियल चेंज, जीनोमिक कोड चेंज होता रहता है, और ये अपना विकराल रूप प्रकट करता रहता है। और इसलिए जितना ज्यादा जेनेटिक आनुवांशिक रूप चेंज होगा, जेनेटिक मटेरियल जितना चेंज होगा, डीएनए अब जिसमें होता है, या अपन कोई सी भी प्लांट के अंदर अपन देखें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन ह्यूमन के अंदर अब बात करें इसमें मल्टीप्लिकेशन का पाया जाता है, और इसमें अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाने के लिए इसमें गुणन पाया जाता है, और ये अपने जीनोमिक कोड को बदलते रहते हैं, जीनोमिक कोड को बदलते रहते हैं। इसलिए इसका नियंत्रण का तोड़ भी नहीं मिला वैज्ञानिकों को, इसका नियंत्रण का क्या नहीं मिला, तोड़ भी नहीं मिला। तो वायरस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ह्यूमन वायरस के बारे में अपन होमोलॉजी के अंदर अपन बात करें, जो अपने फिजियोलॉजी चलती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी चलती है, उसमें डिस्कस करते हैं। लेकिन यहां पर प्लांट वायरस में प्लांट पैथोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे, और वायरस के बारे में जो प्लांट्स के अंदर कैसे डिजीज उत्पन्न करते हैं, प्लांट्स में कैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कौन कौन से वायरस के द्वारा उदाहरण देखेंगे, कौन कौन से रोग होते हैं, और मुख्य रूप से इनका नियंत्रण कैसे करते हैं, और इनके सिम्टम्स कैसे दिखाई देता है प्लांट के अंदर, और इस तरीके का आपको दिखाई। ये एक प्रकार से कोविड वायरस है, देखो ऊपर इस तरीके से इसमें ये दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत खतरनाक चीज होती है, और यही इसी को अपन क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। कोविड-19 वायरस के रूप में इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, और ये एक प्रकार से मैंने स्पेशली बोला है कि एक वायरस लगाओ जो प्रचलित है, वर्तमान समय में बहुत ज्यादा डरा रहा है लोगों को, वर्तमान समय में बहुत ज्यादा परिस्थितियों के अनुसार दिखाई दे रहा है, उस वायरस के बारे में ही अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने एक बेसिकली आपको 5-6 मिनट ही बताया है कि वायरस क्या होता है। अब वायरस के अंदर अपन देखें, छोटी सी बात देखें, एक छोटी सी बात देख लेते हैं वायरस के अंदर, एक छोटी सी बात देख लेते हैं। जर्मन के वैज्ञानिक एल्डो मेयर ने 1886 में तंबाकू में एक रोग का वर्णन किया जिसका नाम उसे मोजेक रखा। उसने बताया कि रोगी पत्तियों का रस, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसमें वो दिक्कत नहीं है। ये जो वायरस है इस तरीके का प्रोटीन और कैबिसिड जो होता है, इसमें विषाणु अति सूक्ष्म द्विष्कण होते हैं जो प्रोटीन के द्वारा घिरे होते हैं, और अकेली जाति न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए या डीएनए एक साथ कभी नहीं से बने होते हैं। ये कण केवल जीवित प्रपोषी कोशिकाओं के अंदर मशीनरी का उपयोग, यानी कि कहने का मतलब इसमें यह है डियर स्टूडेंट, इसमें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसमें यह कह रहा हूं कि इसकी परिभाषा अपन देखें तो या तो प्लांट सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी भी वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। प्लांट्स वायरस के बारे में बात करूं, जो पादप में रोग उत्पन्न करने वाले जो वायरस, उसके बारे में बात कर रहा हूं, और इसमें बहुत अति सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, और इनमें मल्टीप्लिकेशन का गुण पाया जाता है। इनमें किसका गुण पाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में इसमें पाए जाने का इसमें क्या होता है, गुण होता है। तो अपन अगली क्लास के अंदर, जो अगली क्लास है
उस अगली क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं वायरस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? वायरस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप कि आपको वायरस में आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा और इसका डायग्राम भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको हर चीज क्लियर होती रहे, ताकि आपको क्या रहे, हर चीज क्लियर होती रहे। और इस तरीके से मैंने कल की क्लास में, आज की क्लास में यदि मैं पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट वायरस नहीं हो सकता, क्योंकि ये लंबा है, इसमें अपन देखें तो ज्यादा है। तो कल वाली क्लास में स्टेप बाय स्टेप 1 घंटे के अंदर प्रैक्टिकली रूप से, किसके रूप से, प्रैक्टिकली रूप से आपको वायरस को समुचित वर्णन करके आपको बताऊंगा। ये जरूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला, एक तो जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस और फाइटोप्लाज्मा, इन्हीं के बारे में आपको जानना जरूरी है। और इन्हीं के बारे में आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और कैसे क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे और वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। और अब आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आज की क्लास मैंने आपको बताई, फाइटोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये जितने भी सूक्ष्म जीव और बताए वो तीनों मैंने आपको बताए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन वायरस के बारे में बात करेंगे, विषाणु को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।